अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम जो है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो पास पेपर्स कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपको देखें यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है। एक्वस मैग्नीज आयंस, क्या बोला, एक्वस मैग्नीज आयंस शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज टू कॉपर टू आयंस when reacted separately with NaOH and concentrated HCl. Write the ionic equation, the state of type of reaction for the reaction of MnO6 plus 2 with the NaOH. ये कौन सा रिएक्शन है? ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट हमने पढ़े वही वाले रिएक्शन है। तो याद होगा उसमें सिर्फ ये कॉपर और ये कोबाल्ट के रिएक्शन आपको ये याद करने होते थे, बाकी सारे वो रिएक्शन आपको वो देता। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मैग्नीज है वो एग्जैक्टली वो कॉपर 2+ की तरह वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, MnH2O6 2+ रिएक्टेड विथ 2H, यही होता था ना। सही है, ये NaOH ये एक्वस के साथ कर रहे हैं ना, NaOH एक्वस, तो दो ये OH आते हैं, तो ये क्या बन जाता है MnH2, और ये दो H2O को रिप्लेस करेगा ना, तो यहाँ पे 4H2 को बच जाएंगे, 4H2 आ गए। और ऊपर अब चार्ज वो कुछ भी नहीं आएगा। चार्ज क्यों नहीं आएगा, रीज़न क्या है इसका? क्योंकि जो ये OH था, OH के ऊपर चार्ज, जो ये OH है, OH के ऊपर चार्ज था -1, तो यहाँ पे OH 2 थे तो -2 हो गया। इस -2 ने Mn+2 को रिप्लेस कर ये को बैलेंस कर लिया। टाइप ऑफ ये रिएक्शन क्या है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है। और ये इसी तरीके से जो इसका है अभी ये HCl के साथ करना है, वो Cl वाला होगा। ठीक है, ये मैग्नीज 2 आयंस का भी रिएक्शन करोगे तो 4 वो Cl रिप्लेस कर लेंगे H2O को यूँ करके। इस तरीके से ना, +4Cl माइनस गिव्स ऑफ MnCl4 और -2 चार्ज। ठीक है, और ये 6H2O को रिप्लेस करता है। ठीक है, और यहाँ पे +2H2O भी आएंगे क्योंकि OH ने 2H2O को रिप्लेस किया था ना। ठीक है, और ये टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन। क्या है? लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन। अच्छा, इसका एक रूल वो याद रखना, लाइगेंड एक्सचेंज वो होता है जिसमें सारे के सारे लाइगेंड रिप्लेस हो रहे हैं। इसमें सारे के सारे लाइगेंड रिप्लेस हो रहे हैं, 6 के 6 H2O रिप्लेस हो गए। यहाँ पर सिर्फ 2 H2 रिप्लेस हो रहे हैं, तो इसलिए ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है। अब उसके वो बाद हमारा वो मेन पार्ट है, वो बोला टेबल 2.1 लिस्ट द रेलिवेंट इलेक्ट्रो पोटेंशियल फॉर द सम इलेक्ट्रो रिएक्शंस Mn+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स ऑफ दिस। एक इक्वेशन ये दी, इसका ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये दिया हुआ, फिर एक ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये सब दिया। वो क्या बोले? सजेस्ट, अभी उसने 5 इक्वेशन दिए। सजेस्ट द फार्मूला ऑफ मैग्नीज स्पीशी formed when the Mn+2 reacts with Cl2, state the type of reaction। बोला है कि वो मैग्नीज ये प्रोडक्ट का वो बताओ जो कि फॉर्म हो रहा है जबकि आपका जो है Mn+2 रिएक्ट कर रहा है Cl2 से। तो कौन सा यहाँ पे ये प्रोडक्ट होगा जो आप ये पता हो सकते हो कि भाई ये चीज़ हो रही है फॉर्म। ठीक है, सच एज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीज प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन Mn+2 रिएक्ट विद Cl2। जो Cl2 से रिएक्शन कर रहा है, सी किससे रिएक्शन कर रहा है? Cl2 से। जो ऊपर करा था वो अलग चीज़ थी, वो तो ये HCl से रिएक्शन करा था वो अलग है। यहाँ पे Cl2 से हम भी रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज़ को देखो कि इससे ये किसके साथ वो करेगा रिएक्शन, सवाल ये। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा कि ये प्रोडक्ट वो कौन सी फॉर्म होगी, तो यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है MnO2 और रिएक्शन हो रही है ट्रिडॉक्स। प्रोडक्ट कौन सी फॉर्म हो रही है? MnO2 और रिएक्शन का नाम क्या है? ट्रिडॉक्स। रीज़न क्या है इसमें? देखो लीस्ट वैल्यू कौन सी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की? सही है, ये ये +2, एक तो ये वाली हमने वो लेनी है ना, Mn+2 उसने कहा है ना। और फिर उसके बाद देखो मैक्सिमम ये वैल्यू कौन सी है? मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हमारे पास ये वाली 1+6 7। ठीक है, तो इसमें ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है? प्रोडक्ट ये हमारे पास बन रहा है MnO2, तो ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, ये इस तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे हम देखेंगे
कि यहाँ पर जो हमारा ये है, ये हेमन प्लस टू है, वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है ना, सिंपल इक्वेशन है ये हेमन प्लस टू की ये रही, ठीक है। उसके वो बात क्या बोल रहा है, उसके वो बात बोल रहा है कि भाई कि कौन सी ये प्रोडक्ट फॉर्म होगी। तो जो उसने 5 इक्वेशन हमें दी हुई हैं, इसमें से हमें उसको देखना होता है कि जो लार्जेस्ट ये वैल्यू आ रही है वो कौन सी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हुई है, हमने यहाँ पे लिख दी ये रिडॉक्स, सही है। ये आ गए MnO2 और जाहिर सी बात है उसका नाम क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसमें तो कुछ है ही नहीं कि सर रिडॉक्स क्यों होगा, ठीक है। अच्छा देखो इसकी बात, अब वो क्या बोले, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो ये डेफिनेशन भी वगैरह जो है मैं ये एक शीट वो दे दूंगा, इसमें सारी ये वो लिखी हुई है, इसके यहाँ पे ये सॉल्व करना सिर्फ टाइम वेस्ट करने के बराबर है। हाँ अच्छा देखो, सॉल्ट ब्रिज का ये फंक्शन क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन होता है टू एक्सचेंज आयन या टू बैलेंस आयन, और से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। या कंप्लीट वो सर्किट के लिए बहुत सारे इसके फंक्शन है। मैं उससे बोलता हूँ एक्सचेंज आयन लिखता हूँ, आयन्स एक्सचेंज होते हैं एक सेल से दूसरे सेल की तरफ, ठीक है। अच्छा देखो उसकी वो बात क्या बोला है, कंप्लीट द डायग्राम ऑफ अ हैपरेटर दैट कैन बी यूज टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द Cr2O7 और Cr2O7-2 और H प्लस दिस इलेक्ट्रोड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सही है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हमें वो करना है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, एक तरफ 3 आइंस दिए हुए और एक तरफ क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो इसको हम ये बनाएंगे कैसे, अब ये देख लो। सबसे पहले डिसाइड कर लो कि हमें एक में क्या लेना है, दूसरे में क्या लेना है, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या करोगे, ये जो तीनों आइंस दिए हुए ना, Cr0 7 H प्लस और Cr प्लस, इसका एक ये एक सेल ये हाफ सेल ले लो जिसमें ये आएंगे। जैसे मैंने ये हाफ सेल ले लिया, ये इसमें मैंने लिख दिया Cr2। अब इसमें ये इलेक्ट्रोलाइट क्या ले रहा हूँ मैं, Cr2 एक्वस, तो ये मेरे इलेक्ट्रोपोलाइट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, इलेक्ट्रोपोलाइट हो गया। नहीं, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें ये तीनों की तीनों हाइंस आ रहे हैं, ये मेरा हो गया इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसको यूँ करके बना दूंगा। दूसरा इसमें मैं ड्रॉ करूँगा इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ किया इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब तीनों आइंस है, मैंने ये जो इससे पहले वो क्लास ली थी उसमें बात ये बताई थी ना, अगर सारे ये मेटल आइंस हो तो इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, यानी ये प्लेटिनम हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। क्या यूज़ कर रहे हैं, प्लेटिनम। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, सारे ये मेटल आइंस है ना, Cr2O7-2 H प्लस और Cr3 प्लस, ठीक है। ऊपर मैं लगा दूंगा V, सही है, यानी कि वोल्ट मीटर, ये बैटरी सर्किट कनेक्ट करेंगे। ये तो आ गया मेरा ये वाला जो उसने मुझे पोटेटा दिया हुआ था। अगले में उससे मुझे वो क्या बोला, अगेंस्ट द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ये नॉन पर मेटल है, यानी ये गैस है। तो गैस के लिए क्या बनता है, गैस के लिए इस तरीके से बनता है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से हम वो गैस का इनलेट देते हैं इस तरीके से, H2 गैस। और यहाँ पर वो क्या होगा, इस जो H2 का आयन क्या होता है, आयन होता है H प्लस एक्वस। और ऐसी बात है वो गैस है, नॉन पर मेटल है, तो इसमें भी क्या लेंगे, इलेक्ट्रोड लेंगे, यही प्लेटिनम का सेम इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड याद रखो हमेशा ये प्लेटिनम में आता है। तो ये अगर यहाँ पे मेटल होता ना, यानी कि खाली ये जैसे यहाँ पर ये तीनों की तीनों आइंस हैं, तीनों के तीनों क्या आइंस, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है, इस तरीके से, सही। अच्छा देखो उसके बाद में क्या क्वेश्चन है, टेबल 3.1 लिस्ट द रेलेवेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द सम इलेक्ट्रोड रिएक्शन फॉर यूज़ इन D1 एंड D3, यानी जो D1 और D3 में यूज़ हुआ हुआ है ना, सॉरी D2 और D3 है, D1 और D3, ठीक है, यानी जो ये रहा, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, मुझे उसने 4 वो रिएक्शंस दिए हैं, क्या है, Cr2O7 प्लस 14H प्लस प्लस 6, इस तरीके से ना। अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज़ तुम गौर करो, वो तुम्हें ये इक्वेशंस दे रहा है, क्योंकि देखो डाटा बुकलेट तो आनी नहीं है। तो मेरी वो नज़र में जो उससे वो पहले के वो क्वेश्चंस है ना, वो ज़्यादा उनके ऊपर ये एम्फेसाइज बना करना, क्योंकि ये ऐसा सवाल है जो बगैर डाटा बुकलेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है।
तो अब ये वही वो क्वेश्चन दे रहे हैं ज़्यादातर, जिसमें डाटा बुकलेट जो है कि जो ये वैल्यूज़ हैं वो खुद ये टेबल की फॉर्म में आपको दे रहा है। यहाँ पर उसने आपको 4 इक्वेशंस दिए हैं टेबल, ये 3.1 की फॉर्म में। एक ये फर्स्ट इक्वेशन क्या है, सी आर टू हो 7-2 का रिएक्शन हो रहा है 14H प्लस से, और वो 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और क्या बन रहा है 2Cr3 प्लस इस तरीके से। अगली ये इक्वेशन क्या है, ये एल्डिहाइड का रिएक्शन हो रहा है CH3CHO, वो 2 हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और क्या बन रहा है एल्कोहल बन रहा है। इस तरह के जो अगला है वो कार्बोऑक्सिलिक का है, ठीक है, और वो क्या बन रहा है एल्डिहाइड बन रहा है। और इससे अगला, अच्छा ये ऑक्सीजन की ना ये एसिडिक रिएक्शन है, एसिडिक इक्वेशन है, एसिडिक क्योंकि H वो प्लस आ रहा है, ठीक है। तो ये अब वो क्या बोल रहा है कि उसने आपको सबका ये इलेक्ट्रो पोटेंशियल दिया है। वो क्या बोला है, इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ Cr2O7 माइनस। कंस्ट्रक्ट द हार्मोनिक इक्वेशन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड यूजिंग द डाइकेरोमेट इन द एसिडिक कंडीशन, कैलकुलेट द ही सेल ऑफ दिस रिएक्शन। वो बोले कि भाई इसकी मुझे इक्वेशन बना के दिखाओ, इसकी आपको इक्वेशन पूरी बनानी है। तो देखो जाहिर सी बात है, इसमें तो कुछ अक्सर बच्चे ना बहुत अजीब से सॉल्व करते हैं कि सर इसमें कौन सी ये इक्वेशन यूज़ करें। भाई ऑक्सीडेशन किस में हो रही है, सही है, मुझे एक बात का जवाब दो ना, ऑक्सीडेशन वो किस में हो रही है, एल्डिहाइड टू कार्बोऑक्सिलिक एसिड, यानी क्यों होगी किस में, ये एल्डिहाइड आपका कार्बोऑक्सिलिक में चेंज हो रहा है, इस वाली में हो रहा है, थर्ड वाली में हो रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पर आपने यूज़ क्या करो, Cr2 ये हो 7 यूज़ करना है, सही है। तो एक इक्वेशन लोगे ये वाली, एक लोगे थर्ड और एक लोगे फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी है, Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। बात समझ आ रही है, Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग ये एजेंट होता है तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। खुद रिड्यूस ये होगा तो ये वो कैसे लिखेंगे, Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इक्विलिब्रियम का साइन था ना, ये डिसाइड हो गया कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, प्लस 7H2। अब यहाँ पर ये वाली इक्वेशन लिखो, लेकिन ये इस डायरेक्शन में लिखोगे क्योंकि ये जब मेरा ये Cr2 ये हो 7 रिड्यूस हो रहा है तो ये इथेनॉल क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और क्या वो बनेगा इथेनोइक एसिड। तो CH3CHO प्लस H2O, ठीक है, टू बिकम CH3COOH 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे ये फुल सेल इक्वेशन बनानी है तो मैं वो कैसे बनाऊंगा, इसकी ये हार्मोनिक इक्वेशन, ये इलेक्ट्रॉन को जस्ट बैलेंस कर दूंगा। यहाँ पे है ये इलेक्ट्रॉन कितने 6 और यहाँ पे कितने 2, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा, ठीक है। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, क्या वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में वो कैंसिल हो गए, ठीक है, इस तरीके से। और मैं सीधा इसको लिख दूंगा यहाँ पे ना, सही। Cr2O7 प्लस 3CH3CHO, यहाँ पर 14H प्लस है, यहाँ पे 2H प्लस थे, 3 से मल्टीप्लाई किया टोटल हो गया 6, तो 14 माइनस 6 कितने बचे 8H प्लस, ठीक है। और यहाँ पर 7H2 होता है, यहाँ पे 1 था, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3, तो 7 माइनस 3 कितने में 4, प्लस 2Cr3 प्लस ऐसे ही आ जाएगा और ये कार्बोऑक्सिलिक भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी बन गई इक्वेशन, ठीक है। उसके वो बात क्या बोल रहा है कि इसका इलेक्ट्रोड, ये ई सेल निकाल के दिखाओ। ई सेल हम कैसे करेंगे फाइंड आउट, रिड्यूस माइनस ऑक्सीडाइज होता है, जो लार्जर वैल्यू है वो रिड्यूस होती है, तो 1.33 माइनस 0.94, सही। तो ये ऐड होके हो गया 2.27 वोल्ट, ये आपका आंसर आ गया ई सेल। ये क्या है, आपकी ई सेल की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा देखो उसके बाद क्या बोला, अच्छा ये एक एक्सप्रेशन आ रही है, ये ज़रा अलग सी है ना, अक्सर बच्चों को ये होता है सवाल कि सर ये क्या चीज़ है। इसमें आपका जो है इलेक्ट्रोड क्या बोलते हैं, किसरी ये एनर्जी जो है उसका ये रिलेशन होता है इससे ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। अब वो यहाँ पे क्या बोला, इन इथेनॉल ऑक्सीजन फ्यूल CH3OH यानी कि alcohol and O2 are in contact with the two inert electrode emerged in a acidic solution. The cell reaction for the oxidation of ethanol by oxygen is shown. यहाँ पे आपको ई सेल दिया हुआ है, तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, फाइंड
डेल जी, ठीक है, यानी गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, तो डेल जी के लिए फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से माइनस एन एफ इंटू ई सेल। सही है, एन का क्या मतलब है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। सही है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्वॉल्व, 4। ठीक है, तो एन हो गया 4। फेरेडे की वैल्यू फिक्स होती है 96500, और ई सेल की वैल्यू दी हुई है 2.10। सही, तो यहाँ पर आपके पास आ गया आंसर -775860 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ पर आंसर आ गया इस तरीके से। ठीक है, अच्छा चलें अब इसके बाद और क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखो ये, अच्छा जो ये सारे ये कैलकुलेशन वाले वो क्वेश्चंस हैं ना, इनकी मैंने अलग एक क्लास करी है। ठीक है, तो इससे ये काफ़ी सारे आते हैं, तो इनको मैं बिल्कुल अलग ही कराऊंगा। ठीक है, इसके साथ नहीं कराऊंगा, साथ कराऊंगा तो पूरी ये खिचपिच होती है। अच्छा देखो अब यहाँ पर वो क्या बोला है, ये एसिडिफाइड टी टाइटेनियम 3 प्लस रिएक्ट विद ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर एज शोन। ये उससे मुझे ये एक्सप्रेशन दी हुई है। वो क्या बोला है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, उसने ये मुझे उसने टोटल ये ही सेल दिया हुआ है, और इसने मुझे ये इसकी ये इक्वेशन दी हुई है। सेकेंडली उसने मुझे डेल जी की वैल्यू दी हुई है, और उसने मुझे क्या दिया था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है ऑक्सीजन का। मुझसे बोल क्या रहा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई इन वोल्ट ऑफ टाइटेनियम का जो हाफ सेल है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे निकाल के बताओ। जो वो टाइटेनियम है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे निकाल के वो बताओ। तो मैं कैसे करूँगा, देखो सबसे पहले तो मैं ही सेल को निकालूंगा, ई सेल को निकालूंगा ना मैं। तो ही सेल कैसे वो निकालूंगा मैं, ई सेल इस तरीके से आएगा मेरे पास, डेल जी इजिकल्स टू माइनस एन एफ और ई सेल। इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई सेल इज इक्वल्स टू डेल जी माइनस एन ओवर एफ। डेल जी मेरे पास क्या, -436, तो माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये आपस में वो कैंसिल हो जाएगा, 31। ठीक है, तो ये किलो जूल में है ना, तो यहाँ से ये हट के 2 0 और आ जाएंगे। ठीक है, ये चलेगा एन ऑक्सीजन है, कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे 4 × 96500। तो यहाँ से आपके पास ई सेल आ गया, ई सेल आ रहा है 1.13 वोल्ट। ठीक है, अब इक्वेशन क्या होती है ई सेल की, रिड्यूस्ड माइनस ऑक्सीडाइज्ड। क्या होती है, रिड्यूस माइनस ऑक्सीडाइज। ई सेल दिया हुआ है आपको 1.13। ठीक है, यहाँ पर आपका टाइटेनियम क्या हो रहा है, सवाल ये, टाइटेनियम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है आपका। टाइटेनियम आपका रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, TiO2+ है। तो क्या मतलब इसका, यानी टाइटेनियम के ऊपर +4 का चार्ज है। ठीक है, तो +4 के चार्ज से ये कहाँ रहा है, +3 के चार्ज पे, तो ये रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे रिड्यूस माइनस ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज की वैल्यू दी हुई है, ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन वाला है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है 1.23। तो यहाँ पे पास क्या आ गया आपके, टाइटेनियम का आ गया। सही है, क्या वैल्यू आ रही है, 0.1, इस तरीके से। सही, समझ आए, क्या नहीं आया समझ में। अच्छा मुझसे एक वो गलती हो गई, मैंने उसको वो कर दिया ऑक्सीडाइज। हाँ सही है, गलती से टाइटेनियम को कर दिया। ये उसने हमें ये बोला हुआ थोड़ी है कि ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ये तो उसने हमें ये ओवरऑल एक्सप्रेशन दी हुई है ना, ये तो उसने हमें ओवरऑल एक्सप्रेशन दी हुई है कि ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं ना। तो ऑक्सीजन दिया है ना, सॉरी उसने ये बात बोली हुई है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये मैंने वो देखा ही नहीं था, तो ये रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन वाला, सॉरी। ठीक है, तो इस बार मैंने लिखा 1.13 जो वैल्यू निकाली है मैंने, रिड्यूस ऑक्सीजन का और ये ऑक्सीडाइज। अब सही है। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी, ई सेल ऑफ कितनी 0.1 वोल्ट, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसने मुझे दिया हुआ है ये रिडक्शन हो रही है आपकी इसकी। ठीक है,
अच्छा देखो, हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। अब क्या बोला, एसिडिफाइड टाइटेनियम C6H5O7 to 3 minus doesn't react with oxygen dissolved in water unlike the acidified Ti3 plus. Suggest what it means for the value of standard electrode potential of the following cell. बोला है कि इसका क्या मतलब है। सही है, देखो एक बात को याद को रखना कि अगर ई सेल, अगर आपका ई सेल किसी भी रिएक्शन का लेस देन ज़ीरो है तो रिएक्शन नहीं होगा। ई सेल किसी भी सेल का ग्रेटर देन ज़ीरो है तो रिएक्शन वो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं क्या लिखूँगा, सही है, अगर ई सेल ग्रेटर देन ज़ीरो है तो आंसर नहीं आएगा। ऊपर मैंने ऑक्सीजन का देख लिया था, ऑक्सीजन का ये ई सेल क्या आ रहा था 1.23, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो से वो कम है तो ये रिएक्शन नहीं हो, वो ये होने वाला, ठीक है। वो बोल रहे हैं ना कि सजेस्ट व्हाट दिस मीन फॉर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल। जो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या होगा, ज़ीरो से लेज़र होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। बात समझ आ रही इस तरीके से, ठीक है। अच्छा देखो आओ और कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे ये यहाँ पे क्वेश्चन है, वो क्या बोला है, ड्रॉ फुली लेबल डायग्राम ऑफ द हैपरेटस दैट कैन बी यूज टू मेजर द सेल पोटेंशियल ऑफ अ सेल कंपोज ऑफ कॉपर 2+ और वो कॉपर एंड आयरन 3+ टू आयरन। अब यहाँ पे क्या देखो, कॉपर 2+ और वो कॉपर है, तो इस पर इलेक्ट्रोड हमेशा कॉपर का वो यूज़ होता है, जो मेटल है उसी का वो यूज़ होता है, क्योंकि क्या है, मेटल आइन टू मेटल कन्वर्जन हो रही है, कॉपर 2+2 वो कॉपर कन्वर्जन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर वो 3 टू कॉपर 2+ कन्वर्जन, यानी मेटल आइन टू मेटल आइन कन्वर्जन है, तो यहाँ हमेशा इनलेट इलेक्ट्रोड यूज़ होता है ये प्लेटिनम का, ये याद को रखना, ठीक है। अब क्या वो आपको सिर्फ बोल रहा है कि भाई मुझे एक सिंपल सा सेल निकाल के ये सेल बना के वो दिखा दो, और यहाँ मेरा ये कुछ भी काम नहीं। तो सेल कैसे वो बनेगा, मैं जिस तरीके से एग्जैक्ट वो बना रहा हूँ ना वही तरीका वो करना फॉलो, इससे आपका 2 मिनट में पूरा सेल जो है कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, ये आ गए आपके दोनों इलेक्ट्रोड, इस तरीके से ये आपने बना दिया इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें कोई भी एक सेल वो ले लो, ठीक है। यहाँ पर ले लो आप ये आयरन, ठीक है। अब यहाँ पे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, ये हाइंस कौन से, आयरन 3+ और आयरन 2+, तो क्या क्या लिखोगे, आयरन 3+ एक्वस और आयरन 2+ एक्वस, ये क्या है आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स है। और यहाँ पे ये हाइन कैंसे वो कॉपर के सिर्फ कॉपर 2+ है, तो क्या लिख दोगे, कॉपर 2+ एक्वस, ठीक है। और इसके आगे वो भी लिख दोगे 1 मोल पर DM³ इनका ना कंसंट्रेशन है, यहाँ पे भी यही लिख दोगे सेम। अच्छा उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये कन्वर्जन क्या हो रही है, कॉपर आयन टू वो कॉपर, या कॉपर टू ये कॉपर आयन, एक मेटल और एक मेटल है, तो यहाँ पे उसी मेटल का इलेक्ट्रोड लेते हैं वो कॉपर का। यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों हाइंस हैं आपके, आयरन 3+ टू आयरन 2+, तो यहाँ पे क्या लोगे आप, ये इलेक्ट्रोड इनर्ट, यानी कि प्लेटिनम का, कौन सा, प्लेटिनम का। बस ये आपका सॉल्व हो गया, आपका पूरा सेल जो है ड्रॉ हो गया इस तरीके से, ठीक है, सही। अच्छा देखो क्या बोला, द रिएक्शन बिटवीन S2O8 माइनस एंड I माइनस इज कैटलाइज्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ Fe3+, यूज द इक्वेशन टू शो द कैटालिटिक रोल ऑफ आयरन 3+। ये आपका वही है, ये रेट रिएक्शन फॉर काइनेटिक्स का, ये आपको सिर्फ इक्वेशन के रट्टे मारने और कुछ भी नहीं है, ये इक्वेशन होती है इसकी, ठीक है। आयरन पहले रिड्यूस होता है और आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देता है, फिर S2O8 को रिड्यूस करके खुद दोबारा ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। सही, इसे अच्छा देखो अब वो क्या बोल रहा है, आयरन 3+
aqueous can oxidize I minus aqueous, whereas FeCN6 cannot oxidize I minus aqueous. Use the use the electrode values to explain these observations. देखो क्या बोले कि आयरन कैन ऑक्सीडाइज, दिस कैन ऑक्सीडाइज दिस, सी एस को ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन वेयर एज आयरन दिस कैन नॉट ऑक्सीडाइज दिस, वो आयरन माइनस को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है? ठीक, देखो इसके लिए हमें ना ई सेल को निकालने पड़ेंगे, इसके लिए हमें ई सेल को निकालने पड़ेंगे, ई सेल के बाद ही हमारे पास आंसर ये आ पाएगा। अच्छा देखो ये उस साल का सवाल है जब से जो है आपकी डेट बुकलेट जो है वो आती थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको नॉर्मली क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे पहले लिखते हैं आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, आयरन 3+ से आयरन 2+ में वो चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे आयरन को 3+ से आयरन 2+ में चेंज हो रहा है, तो आयरन 3 आयरन 2+, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है आपके पास 0.77, ठीक है। और आयोडीन का आपके पास कितना है, आयोडीन I माइनस का है आपके पास +45, और FeCN63 माइनस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है आपके पास +36 वोल्ट। अब यहाँ पर देखो लार्जर वैल्यू ऑक्सीडाइज होती है, तो लार्जर वैल्यू रिड्यूस होती है, स्मॉलर वैल्यू ऑक्सीडाइज होती है। तो अगर आयरन 3+ ने आयोडीन माइनस को ऑक्सीडाइज करना है, तो आयरन 3+ की वैल्यू वो कम होनी चाहिए और आयोडीन माइनस की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। सही। अब यहाँ पे एक मिनट, सही है। अच्छा देखो अब यहाँ पे क्या वो बोल क्या रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे उसको ये बता दोगे, ठीक है। वो क्या बोले कि आयरन 3 कैन ऑक्सीडाइज दिस, वेयर ये इसको ये अच्छा वो क्या बोले कि आयरन 3 जो है, एक मिनट, वो यहाँ पे बोल रहा है कि आयरन थ्री इसको ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी कि मेरा अगर ये रिएक्शन होना है तो आयोडीन को ऑक्सीडाइज होना है, आयरन 3 इसको ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो आयोडीन को क्या होना है, ऑक्सीडाइज होना है, और आयरन 3 को क्या होना है, रिड्यूस होना है, ठीक है। तो अगर आयोडीन की वैल्यू छोटी है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और अगर क्योंकि जो छोटी वैल्यू होती है वो ऑक्सीडाइज होती है। यहाँ पर रिएक्शन किसका हो रहा है मेरे पास, यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है मेरे पास आयरन का और ये आयोडीन का। वो क्या बोल रहा है कि भाई जो आयोडीन है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और जो ये आयरन है वो रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस होने के लिए क्या है, वैल्यू बड़ी चाहिए, तो यहाँ पे ऐसी है, जो आयरन 3+ आयरन /2+ है, इसकी वैल्यू ये ग्रेटर है किससे, I2 से, तो इस वजह से ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। एक तो ये आ गया। अब दूसरा ये कि Fe ये इसको ये ऑक्सीडाइज क्यों नहीं कर रहा। देखो अगर इसने ये ऑक्सीडाइज करना है ना, तो आयरन की आयोडीन की वैल्यू लेदर होनी चाहिए, और ये FeCN6 की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, तभी तो ये रिड्यूस होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, Fe3+ की वैल्यू जो है, FeCN6 की वैल्यू स्मॉलर है आयोडीन से, तो ये आयोडीन जो है इस रिएक्शन में जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और ये उल्टा ऑक्सीडाइज ये हो जाएगा, तो इस वजह से ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। देखो कोई भी चीज़ अगर, देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होती है, जो लार्जर वैल्यू है वो ऑक्सीडाइज होती है, और जो वो छोटी वैल्यू है वो जो ये लार्जर वैल्यू है वो रिड्यूस होती है, और जो छोटी वैल्यू है ना वो ऑक्सीडाइज होती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लार्जर वैल्यू जो है वो रिड्यूस होती है, और जो स्मॉलर वैल्यू है ना वो ऑक्सीडाइज्ड होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे इस वजह से जो है ये FeCN6 इसको आयरन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि FeCN6 की वैल्यू छोटी है, तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है इंस्टेड ऑफ आयोडीन, ठीक है।
ये भी दोबारा वही मोल्स वाला क्वेश्चन आ गया जो हम एक साथ ही करेंगे। अच्छा देखो उसके तो बात आ जाओ, अब ये समर 21 वेरिएंट 42 का वो क्वेश्चन है, उसमें क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि द सी आर ओ दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विद द एक्वस एसिड सी आर माइनस द सी आर एक्वस माइनस एंड रिएक्ट विद O2 अंडर एसिडिक कंडीशन Cr3+ ions are formed. Under the use of booklet to answer the following question, construct an equation for the reaction between Cr. अभी आपने एक वही इक्वेशन पर बनानी है, ठीक है। इक्वेशन कैसे बनाओगे आप, ठीक है। ये इसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। देखो वो क्या बोल रहा है कि अगर रिएक्शन करना है ना, रिएक्शन करना है तो Cr2+ से क्या चीज़ फॉर्म करनी है, Cr3+। तो हम यहाँ लिख दोगे क्या, सही है। यानी ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है यूँ करके, सही। और ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन की इक्वेशन, सही है। अगर आपको देखनी है तो आप ऑक्सीजन की इक्वेशन ये एसिडिक वाली ये दी हुई, ये रही, सही है। क्या है, O2, ये रही O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव 2H2O, ठीक है, सही। O2 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव H2O। अब यार इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या करोगे, वो बैलेंस कर लोगे। इलेक्ट्रॉन्स को वो कैसे करोगे बैलेंस, इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस करोगे, 4 से मल्टीप्लाई, 4 और 4 तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए। यहाँ पे नीचे आपके पास क्या बचा, 4 Cr2 प्लस O2 प्लस 4H प्लस 4 Cr3 प्लस H2O, इस तरीके से। अच्छा ये ऊपर वाली वैल्यू आपकी रिड्यूस हो रही है तो आप उसी तरीके से कर लोगे, रिड्यूस माइनस ऑक्सीडाइज। तो ये क्या करोगे, क्या ई सेल निकालना है ना, ई सेल कैसे निकलता है, रिड्यूस माइनस ऑक्सीडाइज। रिड्यूस क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की 1.23, और ऑक्सीडाइज हो रहा है आपका क्रोमियम्स की वैल्यू है, या पीछे से भी देख सकते हो 0.41। तो आपके पास आंसर रहेगा 1.64 वोल्ट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा देखो अब वो क्या बोल रहा है, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट आर कोबाल्ट 2+ एंड कोबाल्ट 3+। कंप्लीट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग फ्री आयंस। यहाँ को ये कन्फिगरेशन करनी है, इसकी होगी 3d7 और 4s0, इसकी होगी 3d6 और 4s0, इस तरीके से, ठीक है। 4s आप लिखो नहीं लिखो भी बराबर है, ठीक है। अच्छा देखो उसके बाद बोल रहा है द कोबाल्ट 2+ एंड कोबाल्ट 2+ एंड कोबाल्ट 3+ बोथ फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद EDTA4-। ये उसके साथ ये कनेक्टेड वो क्वेश्चंस आते हैं कि ट्रांजिशनल लिमिट के साथ। यहाँ पर उसने आपको ये कोबाल्ट की दी हुई इक्वेशन और 4 ये इक्वेशन मज़ीद और दी हुई है, ठीक है। एक ये ऑक्सीजन की है, एक ये EDTA की है, और एक ये कोबाल्ट की है, जिसमें कोबाल्ट 2+ से क्या बन रहा है, ये कोबाल्ट ये मेटल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या बोला, यूज़ द डाटा इन द टेबल टू प्रिडिक्ट व्हाट हैपन इफ एनीथिंग व्हेन सेपरेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट 3+ एंड कोबाल्ट EDTA आर लेफ्ट स्टैंड इन द एयर, सही है। अगर बोलेगा उसको ये एयर में छोड़ दो तो क्या होगा, यानी कि इनसे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन से ये कंपेयर कर लेंगे। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, ऑक्सीजन से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। ये लेफ्ट आर लेफ्ट टू स्टैंड इन दी हेयर का मतलब है कि ऑक्सीजन से कंपेयर कर लेंगे, ऑक्सीजन से इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाल लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो वो क्या बोल रहा है कि सबसे पहले क्या है जो असल में ये क्या है कि रिएक्शन, ये जो कोबाल्ट वो 3+ है, वो क्या रिएक्शन कर पाएगा नहीं, वो कर पाएगा, ये इसका वो बोलने का वो मतलब है इस वो क्वेश्चन में। अब देखो अगर कोबाल्ट वो 3+ ने वो रिएक्शन करना है, तो अगर ये कोबाल्ट
ये 3+ ने ये प्रोडक्शन करना है, यानी कोबाल्ट 3+ को कहाँ आना है, रिएक्टेंट साइड पे आना है। कोबाल्ट 3+ को रिएक्टेंट साइड पे आना है। और ये इक्वेशन क्या बोल रही है, अगर कोबाल्ट 3+ रिएक्टेंट साइड पे आना है तो ये रिड्यूस हो रहा है इस तरीके से ना, कोबाल्ट 3+ और इलेक्ट्रॉन गिव्स कोबाल्ट 2+। तो इसने क्या होना है, रिड्यूस होना है। रिड्यूस होने के लिए इसको वो क्या चाहिए, जो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या ऑक्सीजन से ज़्यादा है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा कोबाल्ट 3+ रिड्यूस टू कोबाल्ट 2+। और जो ऑक्सीजन है वो क्या होगा, वो ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी, और जो ऑक्सीजन की वो इक्वेशन है वो ये ऑक्सीडाइज होगी। तो यूँ करके लिखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4H2O प्लस O2। तो O2 गैस क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है, जिसको इवॉल्वड हम बोल सकते हैं। ठीक है, और ये वो सब क्यों हो रहा है, क्योंकि कोबाल्ट का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कोबाल्ट का 3+ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रेटर है किससे, सॉरी ये इसे लिख दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रेटर है किससे, ऑक्सीजन से। किसी ये ग्रेटर है ऑक्सीजन से, समझ आए बात। अच्छा, अब वो अगले पार्ट ने क्या बोला, एक्वस कॉपर HDTA माइनस, एक्वस कॉपर ये HDTA माइनस से रिएक्शन वो करेगा नहीं करेगा। अगर इसने रिएक्शन करना है तो ये HDTA कोबाल्ट HDTA माइनस इसको रिएक्टेंट साइड पे होना है। रिएक्टेंट साइड का क्या मतलब है कि ये रिड्यूस्ड होगा, ये क्या होगा, रिड्यूस होगा। लेकिन भाई ऊपर तो ऐसी कंडीशन नहीं वो बनती हुई आ रही को नज़र, हमें कौन सी दो इक्वेशन को आपस में वो कंपेयर करना है, एक ये वाली को और एक ये वाली को। ठीक है, हम ये हेयर में छोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होना है, अगर ये HDTA को रिएक्टेंट साइड पे आना है तो उसको क्या होना है, रिड्यूस होना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसका ही सेल ऑक्सीजन से वो कम है, तो ये रिएक्शन वो नहीं होगा। क्या लिखेंगे, नो चेंज। और रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज ई ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन ई EDTA माइनस, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा देखो उसकी बाद भी एक क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। हीटिंग आयरन ऑक्साइड, अब ये क्या है, ये आयरन 2+ है, आयरन 2+ है और ये ऑक्सीजन 2- है। पता क्या चला ऑक्सीजन से। ठीक है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, अगर इसको मैं ये हीट करूँ तो क्या बनता है, Fe3O4। अब वो क्या बोल रहा है कि उसने मुझे ये डिकम्पोजिशन दे दी, ये दे दी कि अगर मैं हीट करूँ तो ये चीज़ बनती है। ईच फॉर्मा यूनिट ऑफ Fe3O4 कंटेन्स 1 Fe2+ एंड 2 Fe3+ ion. Show how reaction 1 can be described as the disproportionation reaction। वो बोले कि वो किस तरीके से डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के तौर पर ये काउंट हो रहा है। देखो ये तो इस तरीके से है ना, जैसे मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन दी हुई है ना, इससे क्या बन रहा है, आयरन टू आयरन 3। अब जो ये आयरन वो 3 है, आयरन जो ये हैफी वो 3O4 है, उसमें बोल रहा है कि भाई एक मेरे पास है आयरन 2+ का और 2 हैं आयरन 3+ के। और यहाँ पर जो आयरन है उसके ऊपर चार्ज कौन सा, +2 का। तो अगर मैं इसकी बात करूँ आयरन की, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, 0। चार्ज क्या हो रहा है, 0 ना। तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके पास 2 Fe3+ भी आ रहे हैं। तो इसमें ये Fe में क्या चार्ज था, +2, और यहाँ पे क्या हो रहा है, +3। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडाइज। तो ये क्या हो रहा है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं। अच्छा, ये वहीं से फिर ये वही आ गया आपका मोल्स वाले क्वेश्चन है, ये अलग एक साथ करेंगे उन्हें, बहुत जो है ना ये हज़ाब को बन जाते हैं वो बच्चों के लिए, बच्चों के ये वो समझ ही नहीं आ रहा था इससे ये वो कैसे करना है। अच्छा देखो उसके बाद ये तरफ लास्ट को क्वेश्चन है, इसी वही करते हैं काफ़ी। अच्छा, ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए ना, ये बिल्कुल बनाए क्वेश्चंस हैं और ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब आप ये पैटर्न देख लो, पैटर्न सेम ही चल रहा है। अगर आप ये पीछे पे जाओगे ना तो बड़ी बड़ी ये इक्वेशंस होती थी, आप वो करते रहो 6-7, कभी वो कभार तो एक ही वो क्वेश्चन में 4-5 इक्वेशंस ये दे देता था वो। लेकिन अब ऐसा नहीं करता है, अब ये पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब वो क्या बोल रहा है, उसने क्या है, lithium iron phosphate can be used in the lithium ion rechargeable batteries
When the cell is charging, lithium react with the graphite electrode to form this. When the cell is discharging, the half equation for the two processes that occurs are follows. एक हाफ सेल में ये हो रहा है, एक हाफ सेल में ये हो रहा है, ठीक है। उसने ये बता दिया है कि एक ये मेरी रिडक्शन की है, सॉरी ये मेरी ऑक्सीडेशन की है, क्योंकि अच्छा देखो कुछ बच्चों को अक्सर ये भी बहुत मुश्किल होती है कि सर कौन सी ऑक्सीडेशन की है, कौन सी रिडक्शन की है। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन को देख लो, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये प्रोडक्ट साइड पे तो ये ऑक्सीडाइज है, यहाँ पर आ रहा है रिएक्टेंट साइड पे तो ये रिड्यूस है, ठीक है। अब वो क्या बोला, स्टेट वन पॉसिबल एडवांटेज ऑफ डेवलपिंग सेल सच एज द लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरीज। बोला कि इनका फ़ायदा क्या है इन सेल्स का, ठीक है। सबसे पहले क्या ये स्मॉल साइज़ की होती है और हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करती हैं, स्मॉल साइज और हाई वोल्टेज हाई, ठीक है। अब वो क्या बोला, यूज़ द कैथोड इक्वेशन टू डिटरमाइन द चेंज इफ एनी इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ लिथियम आयरन एट द कैथोड ड्यूरिंग इट डिस्चार्जिंग। इसमें तो कुछ है ही नहीं, आपको सिर्फ जो कैथोड पर चार्ज जो चेंज हो रहा है वो आपको करना है ना। यहाँ पे +1 का चार्ज है और लिथियम यहाँ पे +1 ही आ रहा है, तो +1 to +1 नो चेंज, ठीक है। और आयरन क्या है, आयरन यहाँ पर PO4 है, तो PO4 सही है, PO4 के ऊपर चार्ज होता है आपका -3, तो आयरन के ऊपर क्या होगा +3, तब ये पूरा ये बैलेंस होगा। तो ये +3 है, अब ये PO4 के ऊपर -3 चार्ज है, तो +1 वो पहले से वो लिथियम का, तो आयरन के ऊपर क्या होगा +2, ये +2 है। अब वो क्या बोला, राइट द इक्वेशन फॉर द ओवरऑल रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन दिस सेल इज रिचार्जिंग, इज डिसचार्जिंग के लिए बोल रहे हैं। तो अब वो ये उसी तरीके से कर लोगे, अब मैं इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा ना, ठीक है। ये सीधा ये आपस में आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स को आपस में यहीं पे ये बता देता हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा। आप इक्वेशन को आपस में सबट्रैक्ट कर लोगे। लिथियम से लिथियम कट, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट, इस तरीके से बचा क्या आपका दिस प्लस FePO4 और गिव्स ऑफ 6 कार्बन प्लस LiFePO4, सही इस तरीके से। अच्छा देखो, अब ये बात को देखना कि ये फिजिबिलिटी के काफ़ी सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे इतने, अब बहुत ज़्यादा दे रहा है कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा था, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज कैटलाइज्ड बाय द एसिडिफाइड O3 माइनस, H2O2 रिड्यूसेस एसिडिफाइड O3 माइनस, ठीक है। क्या कर रहा है, H2O2 खुद ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और इसको क्या कर रहा है, O3 माइनस को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। द रिएक्शन इज फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ I2 बाई H2O2। बाद में क्या हो रहा है, H2 जो ये I2 बन रहा है, जो I2 बन रहा है, इसको क्या कर रहे हैं, बाद में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, यूज द डेटा टू शो दैट द सेपरेट रिएक्शंस ऑफ O2H2 विद OI3 माइनस एंड विद I2 आर बोथ फिजिबल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। अच्छा देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें बताना है कि ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। देखो अगर H2 एक बात याद रखना, हमें रिएक्शन वो किसका करना है, H2O2 का रिएक्शन करना है IO3 वो माइनस से, यानी कि दोनों को वो कौन सी साइड पे होना है, रिएक्टेंट साइड पे होना बहुत ज़रूरी है, दोनों का रिएक्टेंट साइड पे होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं इसको अगर ये को देखूँ तो ये क्या दोनों ये पॉसिबल है, सही। अब मैं इसको वो क्या करूँगा, वो कुछ नहीं करूँगा, इसको सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। अब उसने मुझे एक बात बोली है कि यहाँ पर उसने मुझे कुछ ये हिंट दी हुई है। वो हिंट क्या है कि H2I2 जो है, H2O2 जो है वो रिड्यूस कर रहा है I3O माइनस को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो क्या करूँगा, वो कैसे सॉल्व करूँगा, ठीक है। अच्छा, और ये एक और भी अक्सर बच्चों का एक वो सवाल आता है कि सर यहाँ पर इक्वेशन कौन सी यूज़ करनी है। यहाँ पर 2 इक्वेशंस दी हुई हैं उसमें मुझे, कौन सी, ये H2O2 की 2 इक्वेशंस कौन सी हैं, एक ये वाली है H2O2 की, सही है,
और एक यहाँ पे दी हुई H2O2 की, इन दोनों में से कौन सी एक्सप्रेशन मैंने यूज़ करनी है? अब ये सवाल तो आ रहा है। अच्छा, अब ये मुझे कैसे ये पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है? देखो, उसने मुझे एक बात ऊपर ही बताई हुई है कि भाई जो OiO3 वो माइनस है वो रिड्यूस हो रहा है, और जो H2O2 है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि दूसरे वाले को रिड्यूस कर रहा है तो खुद ऑक्सीडाइज होगा। अगर H2O2 खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसकी वैल्यू IO3 से क्या होगी? कम होगी। यही है ना इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, IO3 माइनस से वो कम होगा। तो अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन लेता हूँ तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो इससे ये ज़्यादा है, तो ये तो नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है ना? H2O2 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे वो कम चाहिए, क्योंकि मुझे ये ऑक्सीडाइज करना है। IO3 ऊपर रिड्यूस हो रहा है, उसमें मुझे ऊपर ये इक्वेशन में ये क्वेश्चन में बात बोल दी है। तो IO3 जो है मेरे पास क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, तो इसकी वैल्यू मुझे ज़्यादा चाहिए। तो मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन यूज़ करूँगा, क्योंकि उसमें H2O2 की वैल्यू क्या है? वो कम, तो ये ऑक्सीडाइज होगा। IO3 की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये रिड्यूस होगी। इस तरीके से करूँगा मैं। तो मैं यहाँ पर इन योर आंसर गिव द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ H2O2 विद I2। आपने ये इक्वेशन दे देनी है बस, ठीक है, और कुछ भी नहीं। ये 3 मार्क का है बस, ठीक है। आपने रिएक्शन करके बता देना इसका, और कुछ भी नहीं। यानी कि वो किस तरीके से आ रही है, रिड्यूस हो रहा है, तो इससे लिख दो IO3 माइनस एस यूज अ डेटा लेना है ना, इज ग्रेटर देन H2O2, so reaction is feasible, is feasible, ठीक है। अच्छा, वो अगले पार्ट में क्या बोला? वो बोला कि भाई मुझे दूसरे की इक्वेशन निकाल के बताओ, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि भाई अब अगले में मैं क्या करूँगा? अगले में कौन सी एक्सप्रेशन में बोलूँगा? नीचे वाली वो दोनों लूँगा या ऊपर वाली दोनों बोलूँगा? ठीक है, देखो, अगर यहाँ पर उससे मुझे कुछ भी नहीं वो कहा हुआ, ठीक है। यहाँ पे उसने मुझे, अब वो क्या बोल रहा है कि जो I1 माइनस है, अगले पार्ट में दिस रिएक्शन इज फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ I2 बाई H2O2। अगले वो पार्ट में क्या हो रहा है? I2 ऑक्सीडाइज हो रहा है। बात समझ आ रही है? I2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है? I2 की वैल्यू मुझे छोटी चाहिए। I2 क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, अब उसने मुझे कहा हुआ है। तो I2 की वैल्यू मुझे, जो ही सेल वैल्यू मुझे छोटी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अब मैं इन दोनों में से वो कौन सी वैल्यू लूँगा जिससे मेरा I2 वैल्यू ऑक्सीडाइज, जो I2 मेरा ऑक्सीडाइज ये हो रहा होगा, यानी वैल्यू छोटी होगी। सही है। अगर मैं 0.6 लेता हूँ तो I की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर, तो ये मैं नहीं को ले सकता। मैं वो कौन सी लूँगा? इक्वेशन ये वाली, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। पहले ये उसने बोला है कि भाई एक्सप्रेशन भी बना के दिखाओ। तो मैं यहाँ पहले I की लूँगा हाफ I2 प्लस 3H2, ठीक है, IO3 माइनस 6H प्लस और 5 इलेक्ट्रॉन्स। ऊपर नीचे पर ये वाली एक्सप्रेशन लिख दूंगा। ये ज़्यादा है तो ये रिड्यूस होगी। अब मैं ये इलेक्ट्रॉन्स देखूंगा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बैलेंस करूँगा, ठीक है। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 हैं। तो इस पूरी एक्सप्रेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा बाय 2, और इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करूँगा बाय 5। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स आपस में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फिर नीचे ये हेड करके अपनी इक्वेशन निकालूंगा, ठीक है, जो भी आ रही होगी। इक्वेशन आ रही है यहाँ पे, हाँ, हमारे पास 5H2O2 प्लस I2, ठीक है, प्लस 4H2O प्लस 2IO3 माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। अब वो क्या बोला है? राइट ओरल इक्वेशन ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 को डिकम्पोज होना है ना, तो वो H2O में होता है, सीधी सी बात है। तो क्या होगा? H2O और O2। अभी वो बैलेंस कर लूँगा दोनों के साथ, 2 अप्लाई कर दूँगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब ज़रा
एक दो और वो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपके पास जो है ना अच्छा खासा डाटा हो जाए वो जमा ये प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द डिडक्शन ऑफ MnO4 माइनस एक्वस टू Mn प्लस, ठीक है। बोले द इक्वेशन representing the electrode potential of a reduction of MnO4 minus to Mn2 plus in an acidic solution is given। ये उसने दी हुई इसकी इलेक्ट्रोड जो उसकी दी हुई है इसके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिसमें ये MnO माइनस रिड्यूस हो रहा है। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द हाइब्रेटर दैट वुड बी यूज टू मेजर द ई वैल्यूज ऑफ दिस सेल, यूज अ डायग्राम फुली लेबल डायग्राम ऑफ ऑल हाइब्रेटर्स सब्सटेंस एंड कंडीशन। देखो यहाँ पर उसने मुझे सिर्फ क्या दिया हुआ है, MnO4 दिया हुआ है ना, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, यानी यही एक्सप्रेशन है। और ये किसके अगेंस्ट बनाना है वो भी उसने मुझे नहीं ये बात वो बताई। जब वो मुझे ये इस तरीके से कर देना कि मुझे वो बताई नहीं कि भाई मुझे किसके अगेंस्ट बनानी है, तो ये बात अंडरस्टूड होती है कि मुझे अगेंस्ट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है। अगेंस्ट वो किसके करना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अगेंस्ट करना है। बात समझ आ रही है? अगर वो मुझे ये कुछ भी ना दे कि भाई मुझे किसके अगेंस्ट बनाना है, तो ये बात अंडरस्टूड होती है कि वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अगेंस्ट बनाना है। तो क्या करूँगा, उसी तरीके से मैं वो ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूँगा जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी ड्रॉ करके दिखाई है, ठीक है। अभी मैं वो जल्दी जल्दी बनाऊँगा तो थोड़ी गंदी हो सकती है डायग्राम, ठीक है। ये मेरा सेल हो गया और ऊपर मैंने वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया करके, ठीक है। क्योंकि दूसरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा तो इसको मैं गैस कलेक्ट होगी तो इस तरीके से बना दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास आइंस कितने हैं, एक Mn4। अब इसका मैं क्या लूँगा, इलेक्ट्रोलाइट Mn4 माइनस एक्वस और H प्लस एक्वस है मेरे पास और Mn2 प्लस है एक्वस। ये मेरे पास होगा इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट का कभी इस चक्कर में नहीं आना कि मैग्नीज सल्फेट ले लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ, नहीं, बस उसके आइंस लिख दो, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ठीक है। और वो लोगे 1 मोल पर DM³ आपका, ठीक। और क्योंकि सबके सब आइंस है, यहाँ पे कोई भी मेटल नहीं है, तो ये लेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का। यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे भी ये पी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट में आइंस कौन से होंगे, आइंस होंगे H प्लस एक्वस के, बस वही 1 मोल पर DM³। अब बोले नीचे इक्वेशन को बना दो, ये खुद रिड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा, तो उसको देख के आप इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, क्या बोला, यूज द डेटा बुकलेट टू आइडेंटिफाई अ सब्सटेंस दैट कुड बी यूज टू ऑक्सीडाइज Mn2 MnO4 माइनस। बोल रहे कि अब मुझे आप क्या करें, किसी भी ऐसे सब्सटेंस से इसको ऑक्सीडाइज करा दो, Mn2 वो प्लस आयन को इसमें, तो क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो इसका वो क्या मतलब है, जो इसका ही सेल है, इसका ही सेल कितना है, इसका सॉरी इलेक्ट्रोड पी पोटेंशियल कितना है, इतना 1.52। अगर इसने ऑक्सीडाइज ये होना है तो ये वैल्यू कम है। आप क्या लोगे, जो इससे बड़ी वैल्यू है ये इलेक्ट्रोड पी पोटेंशियल की, उसमें से किसी से भी लेके इसको क्या कर दोगे, ऑक्सीडाइज कर दोगे। क्या किसी से भी लेके इसको ऑक्सीडाइज कर दोगे। यहाँ पे बहुत सारे आते हैं जिसमें जिनकी वैल्यू से ज़्यादा है, जिससे जैसे ये फ्लोरीन है, ठीक है, इसी तरीके से H2O2 है, इसी तरीके से पर सल्फेट आयंस हैं, ATC, ये सब वो हैं कि जिनकी वैल्यू जो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये वाला वो क्वेश्चन अब नहीं आएगा। रीज़न क्या है कि अब डाटा बुकलेट आपने नहीं दी हुई आपको, तो वो क्या करेगा, अब वो आपको स्पेसिफिक देगा कि भाई आपको उसने इक्वेशंस दी हुई होंगी एक टेबल में, जिस तरह मैंने भी जो शुरू में क्वेश्चन कराए थे उसमें दी हुई थी। ये वो क्वेश्चन प्योरली डाटा बुकलेट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, सही। अच्छा देखो, ये अब क्या बोल रहा है, द हेलोजेंस क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन डिफर इन देयर स्ट्रेंथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। These strengths are indicating by the E cell of these halogen. Give the E cell of the chlorine, bromine and iodine acting as the oxidizing agent. बोले कि वो कि इनमें से कौन सा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे वर्क करेंगे, इनकी ही सेल की वैल्यू दे दो। अब ये भी प्योर डाटा बुकलेट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो
क्लोरीन की होती है 1.36, ब्रोमीन की होती है 0.107, आयोडीन की होती है 0.54। इस तरीके से बस ये भी वो डाटा बुकलेट वाले, अगर वो देगा ऐसा क्वेश्चन देगा तो अब वो टेबल आपको देगा जिसमें सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसने लिखे हुए होंगे। उसके बाद क्या बोले, reduce which of chlorine, bromine, iodine will react with the solution of Sn plus 2 under the standard condition. Explain your answer. Include a relevant equation in your explanation. देखो अगर इसमें से किसी ने भी रिएक्शन करना है ना, तो इसका वो मतलब क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जिसने भी रिएक्शन करना है उसको रिएक्टेंट साइड पे होना है, और उसके साथ Sn2+ को भी रिएक्टेंट साइड पर होना है। बात को समझ आ रही है? तो अब यहाँ पे देखते हैं हम कि जो Sn2+ है, जो Sn2+ है इसकी वो क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, जो Sn वो 2+ है उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। हम आ गए यहाँ पे पीछे और हमने वो देखा कि भाई Sn2+ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो ये रहा, एक मिनट, सही नहीं, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली चाहे तो ये वाली वीडियो बात ही की है। नॉर्मली हम ये वो 10 में, क्योंकि 10 जो होता है ना वो उसके लिए वो यूज़ होता है, और ये वाली इसमें अच्छा जब इसमें अक्सर बच्चों को एक वो क्वेश्चन आता है कि सर कौन सी ये इक्वेशन यूज़ करें, हमेशा ये वाली यूज़ करो वो 10 की, Sn4+ और Sn2+ वाली। कुछ बच्चे ये वाली भी यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर वो करोगे तो आंसर वो ठीक आएगा, लेकिन हर दफ़ा ठीक नहीं आएगा। 10 की हमेशा ये वाली वो यूज़ होती है जिसमें वो 10 की वैल्यू आ रही है +15, ठीक है। तो यहाँ पर 10 4+2+, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा। अब वो क्या बोल रहा है कि भाई मेरे पास जो जिसमें 10 4+ से 10 2+ जा रहा है उसकी ई सेल वैल्यू क्या थी, 0.15 वोल्ट, 0.15 वोल्ट थी, और ये इनकी क्या ये वैल्यू है, ये इसकी ये इक्वेशन जो है, इनकी सब की वैल्यूज़ जो है इससे ग्रेटर हैं, सब की वैल्यूज़ इससे ग्रेटर हैं। ये माइनस का साइन नहीं, ये मैंने बताया कि ये वैल्यूज़ हैं, इन सब की वैल्यू से ये ग्रेटर है, तो सब की सब रिएक्शन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इस तरीके से लिखूंगा ना मैं Cl2, क्योंकि इन सब की वैल्यूज़ ये ग्रेटर हैं, तो ये सब के सब क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। रिड्यूस होंगे तो क्या आएगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे इस तरीके से ना, ये 2Cl- हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं इनके बदले ये हैक्स लिख दूँ ना, क्योंकि ये सब के सब क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, तो किसी एक को ये स्पेसिफाई नहीं करते, सभी रिएक्शन कर लेंगे, X2 और 2X-, ठीक है। तो ये मेरा जो X2 है वो कहाँ आ गया, रिएक्टेंट साइड में। मैंने कहा था ना कि ये वो बोले हैं ना कि क्लोरीन, ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन को Sn2+ से ये रिएक्ट करना है। अगर वो रिएक्ट करना है तो इनको रिएक्टेंट साइड पे आना है, इनको कौन साइड पे आना है, रिएक्टेंट साइड पे आना है, ठीक है। तो और ये क्या होगा, इसने Sn2+ है ना, तो इसने क्या होना है, इसने ऑक्सीडाइज्ड होना है, क्योंकि इसकी वैल्यू वो कम है, 0.15 है, तो ये इस तरीके से ये ऑक्सीडाइज ही होगा इस तरीके से। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है और वो लूज़ कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, Sn4+। तो ये क्या हो गया, ये इस साइड पे आ गया। बात तो समझ आई? तो ये क्या हो रहा है, और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन ऐसे मैं ये बना सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन गया तो क्या बच गया, X2 प्लस Sn2+ गिव्स ऑफ 2X माइनस प्लस Sn4+, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा देखो बस ये आखिरी सवाल है, इसके 3 पार्ट्स बचे हैं, 3 4 पार्ट वो कर लेते हैं। एन एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड Mn2+ अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, गिव द फॉर्मूला ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन दैट कंटेन्स मैग्नीज। ये वही वाला सवाल है एग्जैक्टली जो ऊपर आया था, इसमें MnO2 आपका वो बनता है जो मैंने सबसे वो पहले कराया था आपको, ठीक है। उसमें क्योंकि ये Mn2+ का जो ये क्लोरीन से रिएक्शन करता है ना,
तो इसमें ये Mn2+ है वो बन रहा होता है MnO2 एक्सप्रेशन में, तो ये चीज़ पूछी उसने। अब बोला एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी मेड बाय कनेक्टिंग द आयरन 3 और आयरन 2+ हाफ सेल टू दिस अंडरस्टैंड कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसका आप दोनों को आप जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाल लोगे, इसका कितना है और ये इसका कितना है, और जिसका ज़्यादा होगा उसको आप कर लोगे रिड्यूस माइनस ऑक्सीडाइज से, ठीक है। अब वो क्या बोले, स्टेट द मटेरियल दैट शुड बी यूज एज द इलेक्ट्रोड इन ईच सेल। ये क्या है, वो दोनों आइंस हैं, तो यहाँ क्या लेंगे प्लेटिनम, ये भी वो दोनों आइंस हैं, और ये आइंस के अलावा ये हैन आइंस हैं दोनों ना, तो यहाँ पर भी ये प्लेटिनम लोगे। अब वो क्या बोले, डिस्क्राइब वन चेंज टू ईच हाफ सेल दैट वुड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द सेल पोटेंशियल द टेम्परेचर शुड रिमेन। सही है। वो क्या बोल रहा है, वो चेंज बताओ जिससे आपका ई सेल इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप आयरन 2+ को इंक्रीज कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ओवरऑल ई सेल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर S2O8- को इंक्रीज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका ई सेल तो बढ़ जाएगा। तो ये रीज़न क्या होता है कि यहाँ पर हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी चीज़ रिड्यूस हो रही है। फिर से बता रहा हूँ कि इसमें आपको देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी चीज़ रिड्यूस हो रही है। बहुत बड़ा रोल ये प्ले करता है आपकी हर चीज़ में, हर चीज़ को देखने में ना, ये आपकी ये कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी चीज़ रिड्यूस हो रही है, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें, एक मिनट डेटा बुकलेट खोल लूँगा। यहाँ पे मैंने आयरन 2+ और आयरन जो 3+ थी उसका अगर मैं ये पोटेंशियल देखूँ तो कितना आ रहा है 0.77, और ये S2O8 और SO4 माइनस, मैं अगर इसका ये पोटेंशियल देखूँ तो इसका पोटेंशियल आ रहा है +201 इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये मेरा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और ये मेरा रिड्यूस हो रहा है। तो ये कंसंट्रेशन वाला क्वेश्चन है कि ये कंसंट्रेशन मुझे इंक्रीज या डिक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो देखो एक चीज़ याद को रखना, अगर आपको ये ही सेल इंक्रीज़ करना है, आपने वो क्या इंक्रीज़ करना है, ही सेल, सही है। तो देखो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। तो मैं इसको वो कैसे लिखूँगा, इसको मैं इस तरीके से लिखूँगा, आयरन 2+ गिव ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम आयरन 3+। तो अगर आपने ही सेल इंक्रीज़ करना है ना, तो जो चीज़ ऑक्सीडाइज होने जा रही है उसको इंक्रीज़ कर दो। तो ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। तो इसमें वो कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज होने जा रही है, Fe2+। तो Fe2+ को ये ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या होगा, ई सेल इंक्रीज़ होगा, इसकी ये कंसंट्रेशन की बढ़ाओगे। इसी वो तरीके से अगर आप इसको देखो, इसी तरीके से जो आपका इस तरफ की वैल्यू है, जो चीज़ आपकी रिड्यूस, सही है, जो मैंने ये अभी चीज़ बताई है ना, ये शॉर्टकट याद को रखिएगा, ठीक है। कि अगर जैसे मैंने ये इक्वेशन वो बना रहा हूँ, ये ऑक्सीडाइज हो रहा था और नीचे वाली इक्वेशन मेरी रिड्यूस हो रही थी क्योंकि इसकी वैल्यू कम थी 0.77 और नीचे वाली इक्वेशन की ज़्यादा थी 2.10। तो जो इक्वेशन ऑलरेडी ऑक्सीडाइज हो रही है उसका वो पार्ट जो ऑक्सीडाइज होने जा रहा है, यानी Fe2+ ऑक्सीडाइज होने जा रहा है, किसमें चेंज होगा, ऑक्सीडाइज होगा Fe3+। तो जो पार्ट ऑक्सीडाइज होने जा रहा है अगर उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर दोगे, उसकी वो कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दोगे तो क्या होगा, ई सेल बढ़ जाएगा। क्या होगा, ई सेल विल इंक्रीज। बस ये चीज़ याद को रखना, ये हर जगह हर ये कंसंट्रेशन के क्वेश्चन में आपके काम आएगा, ठीक है।